अच्छा तो बच्चों, आज की कक्षा की शुरुआत दो भाइयों की एक छोटी सी कहानी से करेंगे। दो जुड़वा भाई थे, एक का नाम मोहन और दूसरे का रोहित। दोनों कक्षा 6 में पढ़ते थे, पढ़ने में ठीक थे। उनके गांव में मेला लगा हुआ था और वे दोनों मेला देखने जाना चाहते थे, लेकिन आज तो उनका स्कूल था। इस असमंजस में उनके पापा ने उनकी असमंजस को खत्म किया और कहा कि बच्चों, आज तुम स्कूल से जब लौट कर आओगे तो हम तुमको मेला घुमाने लेकर चलेंगे। दोनों हंसते खेलते हुए स्कूल पहुंच गए। स्कूल में गणित के शिक्षक ने उनको बताया कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। स्कूल में पढ़ाया जा रहा था कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, 1 2 3 4, और ये अनगिनत होती हैं। फिर आगे शिक्षक ने भी बताया कि जब गिनती की संख्या में हम शून्य को मिला लेते हैं तो यह पूर्ण संख्या बन जाती है। 0 1 2 3 4 5 6 और अनंत तक। इस तरह से प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या को शिक्षक पूरी जब बता लिए तो घंटी बज गई। घंटी बजने के बाद विद्यालय की छुट्टी हो गई। दोनों बच्चे अब इस धुन में आ रहे थे कि हम लोगों को अब पापा मेला लेकर जाएंगे। दोनों घर पहुंचते हैं, पापा उन लोगों को मेला लेकर जाते हैं और मेला में वो लोग बहुत सारे मजे करते हैं, खेलते हैं। पापा उनको 100 रुपए का, दोनों को उनकी पसंद का एक एक खिलौना खरीदते हैं। दोनों खिलौना लेकर घर चले आते हैं। खिलौनों से वो लोग कुछ दिन खेलते हैं, लेकिन अब उनका मन भर जाता है। अब वो सोचते हैं कि क्या ये खिलौना बिक सकता है, तो दुकानदार के पास जाते हैं। मोहन अपना खिलौना देता है। दुकानदार उसे देखता है तो उसको कहता है कि ये खिलौना मैं तुमको 120 रुपए दूंगा। रोहित भी खुशीपूर्वक अपना खिलौना देता है। वो एक प्लास्टिक का खिलौना होता है, इसलिए दुकानदार उसका कम दाम लगाता है, उसे 80 रुपए ही देता है। फिर भी ये दोनों लोग अपने अपने पैसे लेकर घर चले आते हैं। पापा उनको पूछते हैं कि अच्छा ये बताओ, तुम लोग खिलौना बेचे तो तुम्हें फायदा हुआ कि नुकसान? तो मोहन ने कहा कि पापा मुझे 20 रुपए का फायदा हुआ। तब रोहित से पूछा गया, बेटा तुम्हें क्या हुआ? उसने बताया कि पापा मुझे 20 रुपए का नुकसान हुआ। तो फिर पापा ने उनसे कहा, अच्छा तुम्हें फायदा हुआ, तुम इसे गणित में कैसे लिखोगे? और रोहित, तुम्हें अगर नुकसान हुआ तो तुम इसको कैसे लिखोगे? दोनों सोच में पड़ गए। क्या प्राकृतिक संख्या में से कोई अंक होगी, या पूर्ण संख्या में से कोई अंक होगी, या कोई और? आप भी सोचिए। तो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है पूर्णांक संख्या, वो कोई दूसरी संख्या नहीं होगी, वो पूर्णांक संख्या होगी। वो पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या से नहीं लिखी जा सकती है। जब हमें लाभ होता है तो उसके लिए कोई दूसरा अंक होता है, और जब हमें हानि होती है तो उसके लिए दूसरे अंक होते हैं, जो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या के अंतर नहीं है, उनसे अलग हैं। इसी तरह के जिनमें भी दो चीजें होती हैं, जैसे हम जमीन से ऊपर की ओर सीढ़ी से जाते हैं, कितने सीढ़ी हम ऊपर गए, और जमीन से हम घर के नीचे भी सीढ़ी से जाते हैं तो नीचे जाने के लिए कितनी सीढ़ी के लिए, इन दोनों के लिए अपोजिट, दोनों विपरीत है। इसके लिए हम अलग अलग अंक का प्रयोग करते हैं। पूर्णांक संख्या की आवश्यकता इन्हीं अलग अंकों को हमें दर्शाने के लिए पड़ती है। आपके सामने हम त्रिभुज में, आप लोगों को कुछ त्रिभुज दिख रहे होंगे, 1 2 3 4। इसमें से 1 2 3 4 5 6, हमें कितने त्रिभुज घटाने हैं? 6। तो अभी तक हम पूर्ण संख्या के अंतर्गत घटाने का जो समवर्ग प्रगुण है वो लागू नहीं होता था। तो हमने आप लोगों को बताया था कि हम आगे इसको पूर्णांक में पढ़ेंगे। तो यहाँ हमें पूर्णांक की आवश्यकता पड़ेगी। किसकी आवश्यकता पड़ेगी? पूर्णांक की आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ का उत्तर हमें पूर्णांक संख्या देगी। तो बच्चों, पूर्णांक संख्या को समझने के लिए हम आगे देखते हैं कि कैसे पूर्णांक संख्या ये बनती हैं और ये क्या होती हैं। बच्चों, इन पूर्णांक संख्याओं का जन्म क्यों हुआ? इन्हीं तरह की समस्याओं को हल करने के लिए पूर्णांक संख्याओं का जन्म हो रहा है। मान लीजिए कि कोई लड़का है, दो लड़के हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। यहाँ से एक दाईं तरफ दौड़ता है और दूसरा बाईं तरफ दौड़ता है। दोनों से कहा जाता है कि तुम 5 कदम दाईं तरफ दौड़ो, और इससे कहा जाता है कि तुम 5 कदम बाईं तरफ दौड़ो। यहाँ से दौड़ प्रारंभ होता है। इसको कहा जाता है महेश को कि तुम 5 कदम दाईं तरफ जाओ। ये 5 कदम दाईं की तरफ जाता है। और सुरेश से कहा जाता है कि तुम 5 कदम बाईं की तरफ जाओ। किधर जाओ? बाएं की तरफ जाओ। तुम दाएं की तरफ जाओ। क्या होता है? विपरीतता होती है।
ये भी 5 कदम जा रहा है, ये भी 5 कदम जा रहा है। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन दाईं तरफ गया और कौन बाईं तरफ गया? पता चल रहा है? नहीं चल रहा है। तो इसके लिए हम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। किस चीज का प्रयोग करते हैं? चिन्ह का। जो दो तरह के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। धनात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं आगे की तरफ जाने के लिए, और ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम पीछे की ओर जाने के लिए, विपरीत दिशा में जाने के लिए। मतलब मैंने आप लोगों को कहानी सुनाई थी, उसमें मोहन को 120 रुपए का लाभ हुआ था, तो इसका मतलब वो कैसे दर्शाएगा? +20 दर्शाएगा। और रोहित को क्या हुआ था? 20 रुपए की हानि हुई थी, वो क्या दर्शाएगा? -20 दर्शाएगा। अब आप लोग समझ गए कैसे हम दर्शाएंगे? तो प्लस से दर्शाएंगे और माइनस से दर्शाएंगे। अब हम आगे देखते हैं, एक और उदाहरण में देखते हैं। मान लीजिए कि ये जमीन है और जमीन से ऊपर ये घर बना है। हम सीढ़ी से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। जमीन से हम क्या जा रहे हैं? ऊपर की तरफ। तो जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जब हम यहाँ पहुंचेंगे, एक कदम +1, दूसरे कदम पे पहुंचेंगे +2, तीसरे कदम पे पहुंचेंगे +3, चौथे कदम पे पहुंचेंगे +4, पांचवें कदम पे पहुंचेंगे +5। इस तरह से हम सीढ़ी पर क्या हो जाएंगे? छत पे हम पहुंच जाएंगे, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर उसी तरह हम सीढ़ी से क्या हो रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। बच्चों क्या आ रहे हैं? हम नीचे आ रहे हैं। इसको कैसे दर्शाएंगे? नीचे जा रहे हैं तो माइनस से दर्शाएंगे। कैसे दर्शाएंगे? माइनस से दर्शाएंगे। -1, -2, -3, -4, ऋण 5, माइनस मतलब ऋण, ऋण 4, ऋण 5। इस तरह से ऊपर की तरफ के लिए हमें प्लस और नीचे के लिए हम ऋण का प्रयोग करेंगे। आप ध्यान से देखेंगे कि और ये जो बीच वाला है चीज, इसको हम शून्य कहेंगे। क्या कहेंगे? क्योंकि यहाँ से प्रारंभ होगी, यहाँ कोई बिंदु है, यहाँ एक ही है, इसका मान क्या होगा? 0। अब आप ध्यान से देखिए इन अंकों को, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस सब अंक को तो जानते हैं, लेकिन जब इसके साथ चिन्ह लग जाता है प्लस और फिर इनके साथ हो लग जाता है माइनस, तो प्लस क्या दर्शाता है? धनात्मक चीजें दर्शाता है। क्या सीधे देता है? धनात्मक चीजें दर्शाता है। और ऋण क्या दर्शाता है? ऋणात्मकता या नकारात्मकता दर्शाता है। इस तरह से हम आगे समझेंगे क्या हो गया। ये पूर्णांक है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक। तो पूर्णांक के क्या होते हैं? पूर्णांक बच्चों 3 तरह के होते हैं। धन पूर्णांक, बीच में 0 और फिर ऋण पूर्णांक। कौन से पूर्णांक? धन पूर्णांक जितनी भी प्राकृतिक संख्या है, गिनती की संख्या 1, 2, 3, 4, ये सब धन पूर्णांक है। क्यों? क्योंकि ये किस चीज को दर्शा रहा है? धनात्मकता को दर्शा रहा है। इसके आगे धन लिखा रहे और चाहे नहीं लिखा रहे, यहाँ नहीं लिखा है, ये किस चीज को दर्शा रहा है? धन को दर्शा रहा है। और शून्य अपने आप में शून्य है, कुछ भी नहीं। और ऋण क्या है? जो भी हमारी प्राकृतिक संख्या है उसमें हम ऋण चिन्ह लगा देते हैं तो हमारी कौन सी पूर्णांक संख्या बन जाती है? ऋण पूर्णांक बन जाती है। तो बच्चों पूर्णांक 3 तरह का होता है, धन पूर्णांक, शून्य और ऋण पूर्णांक। मुझे आशा है ये समझ गए होंगे आप। अब आइए देखते हैं। तो बच्चों क्या हमें पता चलता है कि 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक क्या कहलाती है? प्राकृतिक संख्या। इसमें 0 जब मिला देते हैं तो इससे बड़ी हो जाती है संख्या, तो ये बन जाता है हमारा होल नंबर या पूर्ण संख्या। और जब देखिए यहाँ यही 0, 1 मतलब पूर्ण संख्याओं, यही पूर्ण संख्या, इधर वाला जो प्राकृतिक संख्या है इसी में हम जो ऋण चिन्ह लगा देते हैं और इन सबको हम मिला लेते हैं तो ये संख्याएं हो जाती है हमारी इंटीजर्स अर्थात पूर्णांक संख्याएं। प्राकृतिक संख्या में हम केवल गिन सकते हैं वस्तुओं को, पूर्ण संख्याओं में हम जो चीज हमारे पास उपलब्ध नहीं है उसको दर्शा सकते हैं, और पूर्णांक संख्याओं में हम विपरीतता को दर्शा सकते हैं। कोई चीजें नहीं है और हमारे ऊपर कोई चीज कर्ज हो गया है। जैसे मान लीजिए कोई चीज जमीन से हवा में उड़ रही है 5 मीटर ऊपर, और कोई चीज जमीन से
5 मीटर नीचे तैर रही है। कोई मछली जब नदी से अंदर पानी में 5 मीटर नीचे तैर रही है, और कोई चिड़िया नदी तल से ऊपर 5 मीटर ऊपर उड़ रही है। इसको हम दर्शा सकते हैं कि जो चिड़िया ऊपर उड़ रही है उसके लिए हम धन 5 का प्रयोग करेंगे या 5 का प्रयोग करेंगे, और जो मछली पानी के अंदर तैर रही है उसे हम ऋण 5 से दर्शाएंगे। तो आप समझ गए, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब अगले टॉपिक में हम विपरीतता को समझते हैं। विपरीत संख्याओं का संयोग, ये क्या कहलाता है? संयोग मतलब जोड़ होता है। संयोग का मतलब होता है जोड़। विपरीत संख्याओं, जैसे विपरीत संख्याएं क्या है? जैसे हमने लिखा धन 1, क्या लिखा? धन 1। धन 1 के विपरीत क्या है? ऋण 1। क्या है? ऋण 1। इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? ऋण 1 को हम धन 1 में जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से दाईं तरफ जाते हैं, तो दाईं तरफ जाने के लिए हम धन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ से हम 1 मीटर आगे गए, 1 मीटर क्या हुए? आगे गए, तो हम धन 1 लिख दिए। और फिर यहाँ से हम 1 मीटर पीछे आए, पीछे के लिए ऋण लिखेंगे। हम कहाँ पहुंच गए? 1। इसका मतलब जो इसका संयोग होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? विपरीत संख्याओं का संयोग क्या होगा? शून्य। अगर मान लीजिए हम यहाँ से कोई 2 मीटर की दूरी हम तय करते हैं, 1 मीटर 2 मीटर की, कितने की दूरी का तय किए? 2 का, पूरा 2 यहाँ तक। और फिर यहाँ से हम 2 मीटर पीछे चले आए, ऋण 1 ऋण 2, और फिर और पीछे आए तो ऋण 1, और यहाँ हमारा क्या आ गया? शून्य। तो क्या हुआ? -2 में, ऋण 2 में हम जब धन 2 को जोड़ेंगे हमें क्या मिल जाएगा? शून्य मिलेगा। इसी को कहते हैं विपरीत संख्याओं का संयोग। आगे हम पढ़ेंगे तो इससे हमें क्या तथ्य पता चलता है? हमें ये पता चलता है कि प्रत्येक धन पूर्णांक के संगत एक ऋण पूर्णांक होता है, और इन दोनों का योगफल क्या होता है? शून्य होता है। धन पूर्णांक मतलब मान लीजिए धन ए का मतलब ए कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6, कोई भी गिनती की संख्या जिसके पहले धन लगा हो, जैसे धन 2, धन 10, धन 20, ठीक है। और इसके संगत मतलब जितना धन में है उतना ही ऋण में, ऋण 20, ऋण ए, ऋण 2। और इन दोनों को जब हम क्या करेंगे? योगफल करेंगे। क्या करेंगे? योगफल करेंगे। हमें क्या मिलेगा? हर समय योगफल शून्य मिलता है। यही हमें विपरीतता बताती है। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि भाई इन पूर्णांक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। इन पूर्णांक संख्याओं को हम संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो आप पूर्ण संख्याओं को जान चुके हैं। तो जैसा कि हम यहाँ बिंदु दिया है, तो जो सबसे बीच का बिंदु है इसको हम कहेंगे सेंटर, मतलब शून्य। और इसको हम बराबर भागों में, जैसा कि हम पूर्ण संख्याओं को दर्शाने के लिए हम करेंगे। तो शून्य दाईं तरफ के लिए हम धनात्मक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। किसके लिए? ये दायां। शून्य से दाएं के तरफ हम धनात्मक, धन 1, धन 2, धन 3, धन 4, धन 5, धन 6। और शून्य से हम ऋणात्मक बाईं ओर जाएंगे, हम ऋणात्मक अंक लिखेंगे, ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 और ऋण 6। संख्या रेखा पर ऐसे प्रदर्शित करते हैं। किसको? पूर्णांकों को। पूर्णांक को हम ऐसे कहते हैं। यहाँ एक बड़े मजे की बात है। क्या बात है? कि जब हम दाईं तरफ बढ़ते हैं, जब हम दाईं की तरफ बढ़ते जाते हैं तो हमारा क्या होता है? मान पिछले वाले से बढ़ता जाता है। जैसे 0 से 1 बड़ा है, 1 से 2 बड़ा है, 2 से 3 बड़ा है, 3 से 4 बड़ा है। मतलब दाईं तरफ जैसे नंबर इस संख्या रेखा पर हम कहीं से भी दाईं की तरफ बढ़ते जाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? उसके अगला मान पिछले मान से क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। ठीक है। और जब हम वहां कहीं से भी दाईं की तरफ जाएंगे, बाईं की तरफ जाएंगे, जब हम कहीं से भी बाईं की तरफ जाएंगे, जैसे मान लीजिए 0 से हम बाईं की तरफ, तो ऋण 1 आया, और ऋण 1 क्या है? 0 से छोटा है। देखिए यहाँ 6 है, 6 से हम बाएं की तरफ आएंगे तो 5 क्या है? 6 से छोटा है। यही नियम, जब 0 से हम दाईं की तरफ जाएंगे तो मान बढ़ता जाता है, और 0 किसी भी जगह से, किसी भी पॉइंट से जब हम बाएं की तरफ आते हैं तो मान उसका
पिछले पॉइंट से क्या होता है, घटता जाता है। जैसे मैंने शून्य से दाएं की तरफ गया तो मान 1 2 इस तरफ बढ़ रहा है, शून्य से बाएं की तरफ गया ऋण 1 ऋण 2 तो ये मान घट रहा है। भले ही 1 लिखा है, ये 2 लिखा है, ये 3 लिखा है, लेकिन ये शून्य से ये क्या हो रहा है, घट रहा है। ऋण 1 से छोटा है ऋण 2, ऋण 2 से ऋण 3 छोटा है, ऋण 3 से ऋण 4 छोटा है, ऋण 4 से ऋण 5 छोटा है। कैसे, यहाँ पे वही नियम है, 6 से 5 छोटा है, 5 से 4 छोटा है, 4 से 3 छोटा है, 3 से 2 छोटा है, 2 से 1 छोटा है, 1 से 0, इस तरह से करते शून्य से ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3। समझ में आ रहा है। तो संख्या रेखा पर पहले भी हमने निरूपण बताया है और ये चीजें बहुत जाननी हम लोगों को जरूरी है, इसको समझना बहुत जरूरी है। मुझे आशा है कि आप इसको समझ गए होंगे। अगर ये पूरी वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, आपको समझ में आ रहा है तो एक लाइक देना ना भूलें। हमारे चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने साथियों दोस्तों में इसको शेयर करें कि हमें और मोटिवेशन मिले और इस तरह के और वीडियो आप लोगों के लिए हम बेहतर तरीके से बनाकर लाते रहें। अगला टॉपिक है योगात्मक प्रतिलोम। हम शब्दों के माध्यम से समझेंगे। योगात्मक, योग मतलब होता है जोड़, अब प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा। तो जब यहाँ जोड़ हो गया तो प्रतिलोम, जोड़ का प्रतिलोम क्या हो गया, ऋण। बस योग का मतलब होता है जोड़ और प्रतिलोम का मतलब होता है जब जोड़ का उल्टा होगा तो क्या होगा, ऋण होगा। कहने का मतलब योगात्मक प्रतिलोम किसी भी अंक का, मान लीजिए मैंने लिखा ऋण 2 तो ऋण 2 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ये ऋण है तो धन हो जाएगा, धन 2। इतना आसान है। जो चिन्ह रहेगा उसका एकदम विपरीत। जैसे मैंने पूछा कि धन 5 का योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो ऋण 5 होगा। तो किसी भी अंक का, मान लीजिए ऋण ए है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, योगात्मक प्रतिलोम धन ए होगा। जैसा कि हमने पहले बताया है कि योगात्मक प्रतिलोमों का जो योग होता है हर समय क्या होता है, शून्य होता है। योगात्मक प्रतिलोम को अगर हम जोड़ देंगे तो हमें क्या परिणाम मिलेगा, हमें क्या योगफल प्राप्त होगा, हर समय शून्य मिलता है। अब अगला टॉपिक है पूर्णांकों की तुलना। पूर्णांक की तुलना का मतलब कि कौन सा पूर्णांक किस पूर्णांक से बड़ा है कि छोटा है, इसी प्रकार की तुलना हम कर सकते हैं। तो मैंने शुरू में ही बताया है कि जब कहीं से भी संख्या रेखा पर हम दाईं तरफ जाते हैं तो हमारा मान उसका क्या होता है, बढ़ता है। और जब किसी भी बिंदु से हम बाईं तरफ जाते हैं, कहाँ जाते हैं, बाएं की तरफ जाते हैं, तो हमारा मान क्या हो जाता है, घटता जाता है। तो कोई भी संख्या हम लिखते हैं, जैसे धन 5, धन 5 कहाँ होगा, शून्य से किधर होगा, दाएं होगा कि बाएं, दाएं होगा। तो ये शून्य से क्या है, धन 5 शून्य से क्या है, बड़ी है, क्या है, बड़ी है। और हम लिखते हैं ऋण 5, तो ये किधर है, ये है हमारा ऋण 5 किधर है, शून्य से बाईं तरफ है, इसलिए शून्य से क्या है, छोटी है। यही है तुलना। मैंने पहले बता दिया है कि ऋण 1 से ऋण 2 क्या है, छोटी है। क्यों है, क्योंकि ऋण 1 के ऋण 2 किधर है, बाईं तरफ है, किधर है, बाईं तरफ है बच्चों। तो जब भी हम किसी भी अंक को हम ध्यान देंगे कि वो किस दिशा में पड़ रही है, किसी बिंदु से, अगर उस बिंदु से दाईं तरफ जाना होगा तो बड़ी होगा, अगर उस बिंदु से हमें बाईं तरफ जाना होगा तो छोटी संख्या होगी। इस तरह से हम कोई भी प्रश्न कर सकते हैं। आगे इसमें हम देखेंगे हमने क्या सीखा। हमने सीखा पहले नंबर की प्रत्येक मतलब सभी जितने भी धन पूर्णांक हैं सभी ऋण पूर्णांकों से क्या है, बड़ा होती है। सभी ऋण पूर्णांक, जैसे कोई भी धन पूर्णांक, जैसे धन 5 है, ऋण 100 से क्या है, ये बड़ा है, ये धन है। क्योंकि ऋण 100 किधर होगा, ये ठीक बाएं होगा, बहुत बाएं होगा। तो जब भी बाएं होगा तो क्या होगा, छोटा होगा, जब तक कि उसके दाएं न हो जाए। दूसरा हमने क्या सीखा, शून्य सभी धन पूर्णांक से छोटा होता है। तो शून्य धन पूर्णांक कहाँ आता है, शून्य के बाद आता है, शून्य के बाद ही तो धन पूर्णांक आता है। धन 1 धन 2 शून्य के क्या आ रहा है, दाएं आ रहा है कि नहीं, दाएं आ रहा है। तो मतलब क्या है, सभी धन पूर्णांक शून्य से बड़ा होता है। मतलब शून्य सभी धन पूर्णांक से क्या हो गया, छोटा हो गया। उस बात को हम इस तरह से कह सकते हैं। तीसरी बात को हम कैसे कह सकते हैं, शून्य जो होता है सभी ऋण पूर्णांक से बड़ा होता है। हाँ, ये बड़ा मजेदार है। शून्य जो है ऋण पूर्णांकों से
बड़ा है। क्यों? क्योंकि ये शून्य है, ये ऋण 1 है, ये ऋण 2 है, ये ऋण 3 है। इस तरह ऋणात्मक चिन्ह है तो शून्य क्या पड़ा, सभी भी ऋणात्मक संख्याओं के किधर पड़ रहा है, दाईं तरफ पड़ रहा है। तो जब दाईं तरफ है, एक ही बात याद रखना है, जब कोई भी चीज दाईं तरफ पड़ेगी किसी अंक के, दाईं तरफ वाली संख्या अपनी बाईं तरफ वाली संख्या से क्या होगी, बड़ी होगी। आगे हम जानेंगे, इसमें सीखे कि बड़े पूर्णांक का योगात्मक प्रतिलोम छोटे पूर्णांक के योगात्मक प्रतिलोम से छोटा होता है। जैसे 5 से छोटा 3 है। देखिए उस संख्या रेखा पर हम जाते हैं, ये है हमारा, मान लीजिए 5, 3 किधर पड़ेगा, 4 इधर पड़ेगा, 3 इधर पड़ेगा। तो क्या हुआ, 5 से हम बाई की तरफ जाए कि नहीं, तो बाई की तरफ गए तो ये क्या होगा, छोटा होगा कि नहीं होगा, छोटा होगा। अब दूसरा बात कह रहा है कि जो मान लीजिए ऋण 5 है तो ऋण 4 इधर होगा और ऋण 3 इधर होगा। तो क्या होगा, ये है, ये बिंदु है, तो यहाँ से हम किधर जा रहे हैं, दाएं जा रहे हैं, दाएं की तरफ 3 है तो ऋण 5 से ऋण 3 क्या होगा, हर समय बड़ा होगा। कहने का मतलब ऋण 1 से ऋण 2 क्या है, बड़ा नहीं है। ऋण 1 से ऋण 2 बड़ा नहीं है, क्या है, छोटा है। क्यों? क्योंकि ऋण 2 ऋण 1 के बाईं तरफ है। किधर है, बाईं तरफ है। आगे एक बार यहाँ देख लेते हैं संख्या रेखा पर फिर से, ये शून्य है और इसके दाएं तरफ धनात्मक चिन्ह है, धनात्मक अंक होंगे, और बाईं तरफ ऋणात्मक होंगे, बाईं तरफ ऋणात्मक होंगे। एक ही बात हमें ध्यान में रखना है, क्या रखना है, किसी बिंदु से, मान लीजिए ये बिंदु है, स्टार्ट यहाँ है, यहाँ से हम दाईं तरफ जाएंगे तो वो संख्या बड़ी प्राप्त होगी, और जब इस बिंदु से हम बाईं तरफ जाएंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त होगी, छोटी प्राप्त होगी। बाईं तरफ, दाईं तरफ जाएंगे तो बड़ी, और बाईं तरफ जाएंगे तो छोटी। अब बताइए 2 के बाईं क्या है, ऋण 3 है, तो ऋण 3 क्या होगा, 2 से छोटी। और ऋण 2 से 1 किधर है, ऋण 1 किधर है, दाहिने साइड में है, तो ऋण 1 ऋण 2 से क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। उसी तरह ऋण 1 से 0 क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। यही चीजें वहां समझाई जा रही हैं। आगे हम एब्सोल्यूट समझते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब होता है चिन्ह का कोई परिवार। जैसे मान लीजिए कि ये स्टार्टिंग बिंदु है, यहाँ से हम दाएं की तरफ 5 किलोमीटर गए, कितना गए, 5 किलोमीटर, तो हमें कितना दूरी तय करना पड़ा, 5 किलोमीटर ही दाएं तरफ, और यहाँ से हमें 5 किलोमीटर बाईं तरफ जाना पड़ा, तो हम कितनी दूर गए, कितना हमें दूरी चलना पड़ा, 5 किलोमीटर। तो भी भले हम इसको दर्शाएंगे ऋण 5 क्योंकि उल्टी दिशा में हम गए, और इसको हम दर्शाएंगे धन 5 क्योंकि हम आगे की दिशा में गए। तो आगे की दिशा के लिए हमें धन प्रयोग करते हैं और विपरीत दिशा के लिए हम ऋण का प्रयोग करते हैं। ये बस इतना ही बताता है। लेकिन जो निरपेक्ष इसका जो मान है, एब्सोल्यूट मान, जिस तरह से हम संख्या में पढ़े हैं, संख्याओं में कि 32 लिखा है, तो 32 में 2 का मान क्या है, इसके अगर स्थान के मान को हम छोड़ दें तो 2 का मान कितना है, 3, और 3 का मान क्या है, 3। लेकिन यहाँ 32 इसलिए हो गया है क्योंकि 3 किस स्थान पे है, दहाई पर है, और इसी 3 को हम सैकड़ा पर लेकर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा कि ना। उसी तरह यहाँ भी चिन्ह का कोई मतलब नहीं है, इसके स्थान से मतलब है, कितनी दूरी, विस्थापन से मतलब है। तो कितने दूरी किए, इसको हम 5 किलोमीटर गए तो 5 किलोमीटर पूर्व दिशा में गए या दाईं दिशा में गए तो हमें धन प्लस है, लेकिन इसका एब्सोल्यूट वैल्यू कितना है, 5 है। कोई चिन्ह हमें केवल क्या बताता है, दिशा बताता है। इससे क्या पता चलता है कि चिन्ह हमें क्या बता रहा है, दिशा। क्या बता रहा है, दिशा बताता है। चिन्ह हमें क्या बताता है, दिशा बताता है। तो बच्चों हम लोग इस पूरे टॉपिक में क्या क्या सीखे, पूर्णांक संख्या सीखे, पूर्णांक किसे कहते हैं, पूर्णांक की अवधारणा, पूर्णांक की आवश्यकता क्यों पड़ती है, उससे संबंधित जितने भी चीजें हैं, संख्या रेखा पर पूर्णांकों को कैसे दर्शाते हैं, छोटी पूर्णांक संख्या कैसे निकालते हैं, बड़ी पूर्णांक संख्या क्या होती है, छोटी पूर्णांक संख्या किधर होती हैं, उनका तुलना और निरपेक्ष मान, ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें हम लोग पूर्णांक संख्याओं में सीख लिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कमेंट में जरूर लिखें, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।